नमस्कार, वेलकम टू इन्वेस्टो के स्टडीज। आज हम करेंगे करेंसी डेरिवेटिव्स का सेट 2। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटरनेशनली फॉर मोस्ट ऑफ द करेंसी पेयर बेस करेंसी कौन सी है? बेस करेंसी जो रहती है आपकी मोस्ट ऑफ द करेंसी पेयर वो रहती है यूएसडी। ठीक है, बेस करेंसी होती है यूएसडी आईएनआर है। तो यूएस जो सब पहली वाली होती है वो होती है बेस करेंसी, जो दूसरी होती है कोटिंग करेंसी होती है। ठीक है, तो आपको बेस करेंसी आपको ज़्यादातर यूएसडी आईएनआर ही मिलेगी, यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। अनलाइक ऑप्शन, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट गिव द सेलर बोथ राइट ऑन एन ऑब्लिगेशन। हाँ, ट्रू है ये। अब क्या रहता है कि फ्यूचर जो भी आप बाय या सेल करते हैं तो आपको राइट एंड ऑब्लिगेशन दोनों फुलफिल करनी पड़ती है। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में बायर को राइट होता है, बायर को कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या आता है, आपको राइट एंड ऑब्लिगेशन दोनों के पास होती है, बायर और सेलर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने को मिल सकता है। इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोथ बायर एंड द सेलर हैव द ऑब्लिगेशन एज वेल द राइट टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट ऑन एक्सपायरी। In contrast, option give the buyer only the right, while the option seller has the obligation if exercise. Okay. Question number 3 है, consider a scenario in which USD INR was quoting at, ठीक है, USD INR कोट कर रहा है इतने पे और यूरो USD कोट कर रहा है यहाँ इन द मॉर्निंग। बाय द एंड ऑफ द डे USD INR मूव टू, यहाँ क्या हो रखा है, और यूरो USD मूव टू ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ करेंसी ड्यूरिंग द डे। आप इसको समझना है तो आप इसको यहाँ पे लिख लो, यूएसडी आईएनआर में क्या हो रहा है। मॉर्निंग के टाइम था ये 63.40, 63.42 और इवनिंग के टाइम क्या हो गया 63.10। और यहीं पे यूरो की क्या हो रहा है, यूरो में क्या मूवमेंट हुई है, यूरो यूएसडी में 1.1450, 1.1453 और एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ इसमें 1.1420, 1.1422। यूएसडी आईएनआर में क्या हो गया देखो, आई यू 63.40 से 63.110 हो गई। ठीक है, 42 थी 12 हो गई। अब तो क्या यूएसडी क्या हो गई, डेप्रिसिएट हो गई, यूएसडी डेप्रिसिएट हो गई। अब यूरो में क्या हुआ है, यूरो में क्या रखा देखो 1.1450 थी, ये भी डेप्रिसिएट, 53 थी 22 हो गई, ये भी यूरो भी डेप्रिसिएट हो गया, यूरो डेप्रिसिएट हो गया। यानी क्या हुआ होगा, ये डेप्रिसिएट है या तो आईएनआर की वैल्यू बढ़ी होगी यहाँ पे, तभी ये डेप्रिसिएट हुआ होगा ना। और यहाँ पे यूरो और यूएसडी में यूएसडी की वैल्यू बढ़ी होगी तभी यूरो की गिरी होगी, यूएसडी की बढ़ी होगी, इसलिए ये डेप्रिसिएट होगा। तो यूएसडी यहाँ पे बढ़ा है, आईएनआर यहाँ बढ़ा है। अब इसके आगे देखते हैं हम कौन सा फिट बैठता है। यूएसडी हैज एप्रिसिएट अगेंस्ट आईएनआर, यूएसडी और डेप्रिसिएट। देखो यहाँ पे क्या यूएसडी आईएनआर की बात हो रही है, यूएसडी आईएनआर के अगेंस्ट तो डेप्रिसिएट हो रखा है, यूएसडी आईएनआर के अगेंस्ट कम हो रखा है ना, 63.40 था 63.10 हो गया, तो ये तो होगा नहीं। यूएसडी है डेप्रिसिएट अगेंस्ट आईएनआर एंड आल्सो डेप्रिसिएट अगेंस्ट यूरो। नहीं, देखो यूरो के अगेंस्ट क्या हो रखा है, यूरो के अगेंस्ट यूएसडी बढ़ रखा है। ठीक है, यूरो गिर रखा है यानी यूएसडी बढ़ रखा है, तो ये भी नहीं होगा आपका। यूएसडी एप्रिसिएट अगेंस्ट आईएनआर, डेप्रिसिएट अगेंस्ट यूरो। यूएसडी हैज एप्रिसिएट अगेंस्ट आईएनआर, आईएनआर के अगेंस्ट तो डेप्रिसिएट हो रखा है, ये भी तो आंसर इसका हो जाएगा डी। ठीक है, ये आपके नहीं होंगे, ये आंसर हो जाएगा डी। यूएसडी डेप्रिसिएट हो गया आईएनआर के अगेंस्ट। ठीक है, यूएसडी यहाँ पे आईएनआर के अगेंस्ट गिर रखा है और यूएसडी एप्रिसिएट अगेंस्ट यूरो, हाँ यूरो के अगेंस्ट एप्रिसिएट है, बड़ा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा 3, हाँ डी हो जाएगा इसका। तो देखना एक बार, पढ़ना इसको, बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी एक ही बार में। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच आर द मेन बेसिक अकाउंटिंग हैड टू बी मेंटेन बाय एनी मार्केट पार्टिसन फॉर मेंटेन करेंसी फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, आप करेंसी फ्यूचर अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हाँ, बी हो जाएगा इसका, इनिशियल मार्जिन होना चाहिए, मार्क करेंसी फ्यूचर एंड मार्क टू मार्केट करेंसी फ्यूचर, तो बी इसका आंसर हो जाएगा।
कुछ नहीं पढ़ना है इसको, नॉर्मल क्वेश्चन है, इकोनॉमिकल क्वेश्चन आया। अ पर्सन इन्वेस्टेड यूएसडी 1 लाख यूएसडी इन यूएस इक्विटी, ठीक है, 1 लाख यूएसडी एक बंदा यूएस इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है और उसकी एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्रिसिएट यूएसडी मार्केट, स्टॉक मार्केट, ठीक है, उसके एक्सपेक्टेशन मार्केट बढ़ने वाली। आफ्टर 1 ईयर द इन्वेस्टमेंट वैल्यू इंक्रीज यूएसडी 1,20,000, तो मजा आ गया इसको, 1 लाख इसने इन्वेस्ट करे थे, 1,20,000 यानी 20% का प्रॉफिट इसको यहीं पे हो गया। तो द इन्वेस्टर देन सोल्ड दी पोर्टफोलियो रिपेट्रिएट दी फंड इन इंडिया, ठीक है, 1 लाख इन्वेस्ट करते 1,20,000 हो गए वो, और इंडिया लेके आ गया। तो एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज रेट इसने बताया है कि 44.5 था, जब इन्वेस्ट करा था 40.5, जब इन्वेस्ट करा तो ये रेट ये चल रही थी, एंड द कन्वर्जन बैक टू इंडिया, तो एक्सचेंज रेट ये था, जब उसने कन्वर्जन करा बैक लाया इंडिया के तो एक्सचेंज रेट था, तो क्या रिटर्न उसका था उस टाइम, ये पूछा इफेक्टिव रिटर्न क्या था। अब देखो ना यूएसडी में इसको प्रॉफिट यहाँ पे हो रखा है, यहाँ पे देखो 44.50 एक्सचेंज रेट था, 46 यहाँ पे हो गया, तो रिटर्न उसको यहाँ पे भी मिलेगा। तो ये पूछे कि क्या उसको रिटर्न मिला था, तो कुछ नहीं करना है आपको, इसको इससे इंटू कर दो, इन्वेस्ट करो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको इससे इंटू करो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे इंटू करेंगे कितना, इन्वेस्टमेंट कितनी करी थी उसने, इन्वेस्टमेंट 44,50,000 की, इससे जब इसको इंटू करोगे, जो इतना इन्वेस्ट करा था वैल्यू इतनी थी उस टाइम, तो इंडियन रुपीज में इतना हो गया। जब वो लेके आया सेल करा जब उसने, तो तब क्या था, 1,20,000 यूएसडी में था, 46 रेट चली थी, तो आ, कितना उसने मिला, उसको वैल्यू मिली 55,20,000 की, है ना। अब इसको आप माइनस कर दो, 10,70,000 आपका जाएगा, 10,70,000 उसको प्रॉफिट हुआ है, 10,70,000 प्रॉफिट हुआ है किसमें, इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे। इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या है, ये जो इन्वेस्ट करा था उसने, ये ऐसे तो निकालता है प्रॉफिट। तो 44,50,000 से इसको आप डिवाइड करेंगे इंटू 100, आपका आएगा 24%, ठीक है, तो उसका आ जाएगा आंसर सी, 20 और 24%। 20 तो यहीं पे दिख गया ना, 1 लाख था, 1,20,000 हो गया, तो 20% प्रॉफिट तो आपको यहीं पे हो गया सीधा सीधा। अब क्या बोला कि यहाँ पे भी तो उसको कुछ प्रॉफिट हो रखा है, तो वो कैसे निकालोगे, क्या करो, इजी है, सीधे इसको आप कन्वर्ट कर लो इंडियन रुपीज में, इतना उसने इन्वेस्टमेंट करा था, इतना वो लेके आया, जब इन्वेस्ट करा था इतना करा था, इतना वो लेके आया, तो कितना लेके आया, कितना रिटर्न मिला आपका आ जाएगा। एक बार करके देखना, तो ये बिल्कुल सही बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, गाइडलाइंस फॉर अकाउंटिंग ऑफ करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर इशूड बाय, गाइडलाइंस किसके द्वारा, अकाउंटिंग गाइडलाइंस किसके द्वारा इशू की जाती है, पूछा है ये। तो आईसीएआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इनकी गाइडलाइंस इशू की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 11 AM सुबह को आरबीआई अनाउंस द क्रेडिट पॉलिसी एंड रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, ठीक है, आरबीआई ने एक क्रेडिट पॉलिसी अनाउंस करी, उन्होंने बोला कि इंटरेस्ट रेट में रिडक्शन कर लें। तो ये स्टेप क्या करेगा, रुपी को क्या करेगा, स्ट्रांग बनाएगा कमजोर करेगा। अब क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट में आप रिडक्शन कर रहे हैं, जैसे 7% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, आपने बोला अब हम 6% देंगे, पहले 7% इंटरेस्ट रेट चल रहा था, अब बोला आपने हम 6% देंगे आपको इंटरेस्ट रेट, तो ठीक है, अब वही दूसरी कंट्री में आपको 7%, अभी भी 7% मिल रहा है दूसरी कंट्री में, तो आप क्यों 6% में क्यों लेंगे, आप यहाँ से अपना पैसा निकाल के आप दूसरी कंट्री में डालोगे ना। इंटरेस्ट रेट यही तो है, रिडक्शन कर रहे हैं इंटरेस्ट में, 7 से 6 कर रहे हैं, अगली कंट्री में अभी आपको 7 मिले, तो आप अगली कंट्री में 1% का लॉस क्यों लोगे, अगली कंट्री में इन्वेस्ट करोगे। तो तो इससे क्या होता है कि जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी होती है लोगों ने, वो अपना पैसा निकालते हैं और दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो यहाँ से आउटफ्लो हो जाता है, करेंसी की डिमांड कम हो जाती है, तो वैल्यू जो रुपी की वैल्यू होगी वो कम होगी, तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा, करेंसी कमजोर होगी, वीकनिंग, आंसर हो जाएगा सी। देखो एक्सप्लिसिट में लिखा है, अ रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट लोअर रिटर्न ऑन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट व्हिच मे रिजल्ट इन फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो, दिस रिड्यूस डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी एंड टाइपिकली लीड्स टू वीकनिंग ऑफ द रुपीज।
क्वेश्चन 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ एग्रीमेंट दैट अ सब ब्रोकर हैज टू एग्जीक्यूट विद दिस क्लाइंट। ओके, तो मतलब क्या गाइडलाइंस है सब ब्रोकर और क्लाइंट के बीच में और ब्रोकर के बीच में। ये होता है ट्री पार्टेड एग्रीमेंट होता है, तीन लोगों के बीच का एग्रीमेंट होता है। एक होता है ब्रोकर, ठीक है, एक ब्रोकर होता है, एक सब ब्रोकर होता है, एक क्लाइंट होता है। तो इसका आंसर है ट्री पार्टी एग्रीमेंट बिटवीन सब ब्रोकर ब्रोकर एंड क्लाइंट स्पेसिफाइंग राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ईच पार्टी। आंसर सी जाएगा। देखना तीन लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है, ब्रोकर सब ब्रोकर और क्लाइंट। क्वेश्चन नंबर 9 है जनरली हु आर द मार्केट मेकर इन ओटीसी मार्केट ऑफ करेंसी। कौन होते हैं जो मार्केट मेकर में बताया था ना, कौन होता है जनरली ओटीसी मार्केट में? बैंक्स होते हैं, जो बैंक्स लोग ही ऐसे काम करते हैं। और बायलैटरल दो लोगों के बीच में बैंक्स लोग काम कर रहे होते हैं कि इसमें हमें ऐसे काम करना है। इन ओटीसी करेंसी ऑप्शन मार्केट सिलेक्टेड शेड्यूल कमर्शियल बैंक आर परमिटेड टू एक्ट अ मार्केट मेकर। ये करते हैं, दे प्रोवाइड कोड्स एंड लिक्विडिटी इन करेंसी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है ऑफ द फॉलोइंग व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब द गाइडलाइंस फॉर ब्रोकर विद रिस्पेक्ट टू एग्जीक्यूशन ऑफ क्लाइंट ऑर्डर। ठीक है, ब्रो क्या गाइडलाइंस है बोला ब्रोकर की क्लाइंट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के। ठीक है, इंटीमेट द एग्जीक्यूशन और नॉन एग्जीक्यूशन बाय द एंड ऑफ द डे। क्या ब्रोकर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ये है कि बोले कि आप कस्टमर को क्लाइंट को बताओगे एंड ऑफ द डे कि हमने तो आपका ऑर्डर इंटीमेट कर दिया, कैंसिल कर दिया? तो ये तो नहीं होगा ना, ऐसा होता ही नहीं है। आपको उसी टाइम बताया जाता है, ब्रोकर उसी टाइम आपको इन्फॉर्म कर देगा कि हम आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो इंटीमेट द एग्जीक्यूशन नॉन विद इन 3 आवर ऑफ द डे डील नहीं, प्रॉम्प्टली इंटीमेट द एग्जीक्यूशन नॉन ऑर्डर। आंसर हो जाएगा सी इसका। As per regulatory guidelines, broker has required promptly inform client about the execution or non-execution of their order to ensure transparency and timely communication. Question number 11. In case of currency option, the net value is added for short option and deducted for long option to the liquid net worth of clearing member. ये हो जाएगा false। क्यों? जो शॉर्ट ऑप्शन में हो ना वो ऐड नहीं होती है, शॉर्ट ऑप्शन में शॉर्ट ही होती है माइनस। लॉन्ग ऑप्शन में डिडक्ट नहीं होते, लॉन्ग ऑप्शन में प्लस होती है। तो इसका फॉल्स हो जाएगा। फॉर करेंसी ऑप्शन द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ शॉर्ट ऑप्शन इज डिडक्टेड फ्रॉम द लिक्विड नेटवर्थ while the market value of long option is added। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू? एक्सचेंज रेट आर कोटेड इन पर यूनिट ऑफ कोटेशन करेंसी। क्या बोल रहा है ये? कोटेशन करेंसी द फर्स्ट करेंसी नहीं, मैंने आपको बताया बेस करेंसी फर्स्ट करेंसी होती है, कोटेशन सेकंड होती है। बेस करेंसी सेकंड नहीं, बेस करेंसी द फर्स्ट करेंसी ऑफ करेंसी पेयर। बेस करेंसी आपकी फर्स्ट करेंसी होती है। जैसे यूएसडी आईएनआर में यूएसडी आपकी बेस है, आईएनआर आपकी कोटेशन में कोट करेंसी है। अब आगे आपका अगला क्वेश्चन। द यूएसडी आईएनआर फ्यूचर आर ट्रेडिंग एट 60.0025 और 60.0050 आईएनआर एप्रिशिएट बाय 1 थिक। तो ए 1 थिक की वैल्यू कितनी होती है? 1 थिक की वैल्यू कितनी होती है? ये हो गया 0.0025। आपको बहुत यूज में आएगी वैल्यू, याद रखना है इसको, 0.0025। अभी ये आगे क्वेश्चन में इतनी यूज होगी तो आपको खुद ही याद हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो 0.0025 इसकी 1 टिक की वैल्यू होती है। तो ये बोल रहा कि यूएसडी आईएनआर फ्यूचर ट्रेड कर रहा है इतने पे, दी आईएनआर एप्रिसिएट बाय 1 थिक। अब बोल रहा कि आईएनआर एप्रिसिएट हुआ 1 थिक के बराबर, तो क्या क्या चेंज आएगा वो पूछ रहा है। अब यूएसडी आईएनआर फ्यूचर ट्रेड कर रहा है यहाँ पे 1 थिक, अगर आईएनआर एप्रिसिएट होगा तो क्या होगा? आप देखते होंगे यूएसडी जो चल रहा है अभी करंट में चल रहा है आपका 82 94 या 9 नहीं सॉरी 90 के आसपास चल रहा है। तो जब अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है, 90 से 91 होता है, क्या होता है नीचे को गिरता है ना। नाइन यूएसडी जो है, यूएसडी आईएनआर जो है अभी 90 के आसपास चल रहा है, वो 84 चले या 80 चले तो हमारे लिए अच्छा होगा ना। तो
इसलिए वन थिक बढ़ लिया तो नहीं, इससे कम हो रही होगी, यानी यहाँ से इसमें से माइनस कर देंगे आप 0.0025, इसमें से माइनस कर देंगे 0.0025, तो क्या आएगा 60.0025 में से माइनस कर दो आप 0.0025, क्या बचा 60 बचा। इसमें से आप 60.0050 में से 0.0025 करेंगे तो 60.0025 बचा ना, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 14, एट व्हाट टाइम डज द जेपीवाई एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टॉप ट्रेडिंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स पहले, मतलब कि जेपीवाई फ्यूचर मतलब फ्यूचर करेंसी में फ्यूचर एंड ऑप्शन जो भी रहता है ना, आप ट्रेडिंग जो भी एक्सपायरी के दिन आपकी जो ट्रेडिंग स्टॉप हो जाती है कितने बजे होती है, वो 12:30 बजे होती है, ठीक है। नॉर्मल टाइम वर्किंग आवर पे नहीं होती है, 12:30 बजे होती है। तो फॉर करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग स्टॉप 2 वर्किंग डे प्रियर टू द लास्ट बिजनेस डे ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑन एक्सपायरी डे, और टाइम रहता है उसका 12:30 PM। इकोनॉमिकल क्वेश्चन है, a registered broker buy 30 lot of USD INR at 58.60 और सेल कर रहा है 18 लॉट ऑफ द सेम डे एट 58.80 पे इन इस प्रॉपर्टी अकाउंट। सेटलमेंट प्राइस बता दिया 58.40, तो क्या मार्क टू मार्जिन पेबल, ठीक कितना उसने मार्क टू मार्जिन देना पड़ेगा उसको, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो एक ब्रोकर है जो बाय करे 30 लॉट 58.60 पे, सेल करा 18 लॉट 58.80 पे, ठीक है। 58.60 पे उसने बाय करे हैं कितने 30 लॉट, और 58.80 पे उसने 18 लॉट निकाल दिए हैं, तो 0.20 प्रॉफिट हो गया इसको। 18 लॉट निकालने हैं इसने यहाँ पे ना, 28 लॉट पे तो काम करा है, अभी यहाँ के इसके जो बचे हैं 12 लॉट बच गए, 30 में से 18 घटाओगे 12 लॉट बच गए, तो 0.20 प्रॉफिट हुआ। 18 लॉट में एक लॉट कितना 1000 का लॉट होता है, तो उसको यहाँ पे 3600 का उसको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। अब 12 लॉट अभी बचे हुए हैं, ठीक है। 58.60 पे उसने बाय करे थे, जो 12 लॉट बचे हुए हैं, और सेटलमेंट प्राइस क्या है उसने होल्ड करे, सेटलमेंट प्राइस है 58.40, ये 12 लॉट बचे हुए हैं ना, इतने में बाय करे थे, इतने में उसने सेल करे, यानी यहाँ पे देखो 0.60 में बाय, महंगे में बाय करे थे और सस्ते में सेल करे, तो 0.20 का उसको यहाँ पे लॉस हो गया। कितने 12 लॉट में इंटू 1000 का लॉट साइज, तो 12 दूनी 24, तो 2400 का लॉस उसको इसमें हो गया। अब क्या हुआ 36,000 का प्रॉफिट यहाँ पे हो रखा है, और 2400 का लॉस उसे यहाँ पे हो रखा है, 3600 का लॉस वहाँ पे प्रॉफिट हो रखा है, 2400 का लॉस हो रखा है, तो टोटल कितना हो गया, अभी वो 1200 रुपये प्रॉफिट में है। 1200 रुपये प्रॉफिट में है, तो इसका मतलब वो उसको एमटीएम जो भी आप फ्यूचर खरीदते हैं, तो क्या होता है कि उसी दिन जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस हो रहा है आपके अकाउंट में आ जाता है ना, अगर आप प्रॉफिट में तो आपके अकाउंट में आ जाएगा, लॉस में तो आप पेएबल हो, आपने अपने पे देने पड़ेंगे। तो 1200 रुपये प्रॉफिट में तो आप पेएबल तो हो नहीं, तो जीरो इसका ऑप्शन होगा, जीरो है ना, हाँ जीरो इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि 1200 रुपये से प्रॉफिट में 1200 रुपये से रिसीव हुए हैं। तो देखना ये क्वेश्चन आप एक बार करना, आसान क्वेश्चन है, एक बार करना 2 बार करना, उसके बाद आगे सेटों में ये जब रिपीट होंगे ना तो आपको इजी लगेंगे। सो थैंक यू टू जॉइनिंग अस, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेट में।